नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। राजस्थान में 90 के दशक में अजमेर में एक बड़ा कांड हुआ था। ब्लैकमेलिंग की गई थी। 100 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों के साथ व्यभिचार हुआ था, ब्लैकमेलिंग हुई थी, उनके आपत्तिजनक फ़ोटो खींचे गए थे। एक के बाद एक उनकी सहेलियों के साथ भी वही सब दोहराया गया। इसमें कांग्रेस के भी कुछ नेता थे। इसमें अजमेर दरगाह के कुछ कारिंदों पर भी सवाल खड़े हुए थे और ये मामला ना दबता अगर एक लोकल न्यूज़पेपर इस मामले को नहीं सामने लाता। उसके बाद बवाल हुआ और बरसों बाद जाकर के कुछ लोगों को उसमें सजाएं मिली। बहुत सारी वो लड़कियां जो उसकी शिकार हुई थी, वो कभी की माँ भी बन गई होंगी, दादी भी बन गई होंगी, तब जाकर के इस केस में कुछ न्याय मिला। लेकिन देर से मिलने वाला न्याय न्याय होता नहीं है। लेकिन अजमेर में जो कुछ हुआ था उसकी टीस तो आज तक भी वैसी की वैसी है। एक पछतावा है। उसी राजस्थान में बियावर में एक घटना अभी सामने आई है। लगभग वैसी ही घटना है और जो जानकारी मिल रही है वो बहुत विस्फोटक है। करीब करीब 30 लड़कियों के साथ ये सब कांड हुआ है। इसमें अभी तक 10 ही गिरफ्तारियां हुई हैं और जिस कैफे में ये सब किया गया है, उस कैफे को, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भजनलाल सरकार ने उस पर बुलडोजर चलवाया है। आक्रोश इतना अधिक है कि जब इनको कोर्ट में पेश किया गया, तो पहली बार जब इनको लाया गया 19 फरवरी को, तब भी वकीलों ने जो आरोपित हैं उनके साथ मारपीट की और जब दूसरी बार इनको पेश किया गया रिमांड के लिए, तो भी इनके साथ मारपीट की गई। इसके सभी पहलुओं पर जरा चर्चा करते हैं। इस तरह की घटनाएं आखिर होती क्यों हैं? इसके लिए कहीं वो मासूम बच्चियां जिम्मेदार तो नहीं हैं, या उनको दिए गए संस्कार तो जिम्मेदार नहीं है, या परिवारों की चूक इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं है। और बार बार ये दरिंदे अपनी चालों में कामयाब हो रहे हैं। इसका मतलब वो कमजोरियां समझते हैं, जानते हैं, इसीलिए नासमझ बच्चियों को अपने चंगुल में फंसाते हैं और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का एक नया सिलसिला उनका शुरू हो जाता है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिरपरिचित चेहरे, अनुपम के सिंह। नौजवान हैं और बहुत गहरी समझ रखते हैं, अध्ययनशील हैं और स्पष्ट विचार रखते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार आप। नमस्कार सभी दर्शकों का और धन्यवाद सर बुलाने के लिए। अनुपम जी, ब्यावर में जो कुछ हुआ है और इस जी जी खुलासे के बाद जो जो हो रहा है, ये एक आक्रोश है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सर, देखिए, जहाँ तक मैं इन घटनाओं को समझता हूँ और जो लव जिहाद की तमाम जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों में या कुछ वर्षों में कह लें कि वो सामने आई हैं, इस घटना में भी अगर देखें तो जो आरोपित हैं वो मुस्लिम है, ये सबको पता है। लेकिन वो कौन लोग हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो है वेल्डिंग करने वाले, वो है मजदूर, वो है बोझा ढोने वाले, इस तरह के लोग हैं, मैकेनिक हैं। तो एक घटना कुछ महीने पहले सामने आई थी जहाँ पे एक महिला डॉक्टर थी और वो डॉक्टर थी और वो रोज फल खरीदने के लिए जाती थी और वो फल वाला जो था वो मुसलमान था और उसने एक डॉक्टर को फंसा लिया। आखिर क्या कारण है? कहा जाता है कि शिक्षा के साथ और जितने साक्षर आप होते हैं, जितने शिक्षित होते हैं, तो आपके अंदर सोचने-समझने की क्षमता जो है वो और अधिक विकसित होती चली जाती है। आप चीज़ों को एनालाइज़ और सही ढंग से कर पाते हैं। लेकिन क्या कारण है कि जो हिंदू लड़कियाँ हैं, वो शिक्षित होने के बाद भी इनकी सॉफ्ट टारगेट बनी रहती है?
इसके पीछे क्या कारण है? जहाँ तक ये राजस्थान में ब्यावर वाला ही मामला है, अजमेर से बहुत दूर का मामला नहीं है, अधिक से अधिक 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का फासला जो है अजमेर और ब्यावर के बीच होगा। तो इसमें जो परिवार ने लड़की के परिवार हैं, उनका कहना है कि रास्ते में रोक लिया जाता था, उनके साथ अभद्रता की जाती थी या फिर रोज़ा रखने के लिए मजबूर किया जाता था, कलमा पढ़ने के लिए कहा जाता था। तो आप एक चीज़ देखिए कि ये जो लड़कियाँ हैं आखिर अगर वो कहते थे कि कलमा पढ़ो या फिर रोज़ा रखो, तो क्या इन्होंने प्रतिकार किया? अगर प्रतिकार किया तो उधर से क्या कहा जाता था? क्योंकि ऐसी कई घटनाएँ सामने आई हैं, जहाँ लड़कियाँ ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में 2 साल पहले ही एक मामला सामने आया था, जहाँ एक पूरा का पूरा गिरोह काम कर रहा था, उसका निशाना कौन था? तो दिव्यांग थे। और लगभग 1000 दिव्यांगों का इन्होंने विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में घूम-घूम कर और उनका धर्मांतरण कराया था। क्यों? क्योंकि उनको ये एहसास दिलाया जाता था कि तुम्हारा जो भगवान है, देखो उसने तुम्हें कैसा पैदा किया। तुम्हारे जो अंग है उसमें डिफेक्ट आ गए हैं, तो क्या तुम उसी भगवान की पूजा करोगे या फिर जो हमारा जो भी है उसकी आप इबादत करोगे? तो उनको भड़काया जाता था कि तुम्हें तो सम्मान भी नहीं मिल रहा है तुम्हारे धर्म में। तो फिर इस तरीके से उनके दिमाग से खेलकर उनको कन्वर्ट किया जाता था। ठीक ऐसे ही हिंदू लड़कियों को भी कन्वर्ट करने के लिए बहुत तरीके के लालच दिए जाते हैं। लव जिहाद के जो अधिकतर मामले आते हैं, उसमें सबसे पहला लालच यही दिया जाता है कि तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हें ठीक से नहीं रखा हुआ है, तुम्हारे ऊपर बंदिशें लगाई हुई हैं, ये बंदिशें नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बहुत से लालच हैं जो दिए जाते हैं और अंततः लड़की को लगने लगता है कि नहीं, ये जो आभासी दुनिया हमें दिख रही है इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे या फिर यूँ कह लें कि सोशल मीडिया पे, वो बहुत बढ़िया है। और बाकी तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है ना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वही यहाँ ब्यावर वाली घटना जो है, वहाँ भी यही हुआ है। और आप सिमिलैरिटी देखिए सर, अजमेर वाला जो कांड हुआ था, उसमें भी एक कॉलेज था, उसके छात्रा-छात्राओं को निशाना बनाया गया था। इस बार भी इन्होंने एक प्राइवेट स्कूल को चुना और उसके बाद एक लड़की, फिर उसको ब्लैकमेल करके दूसरी लड़की, फिर तीसरी लड़की, ऐसे करके इन्होंने पूरा का पूरा एक तरीके से चक्र चला दिया। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और पिछली बार जो अजमेर वाला मामला सामने आया था, उसमें तो एक लड़के तक का यौन शोषण हुआ था। वो एक कारोबारी का बेटा था अजमेर का ही। और उसकी गर्लफ्रेंड को कहा गया कि बुला के ले आओ पोल्ट्री फार्म में और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुला के लाया। फिर उस समय सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट नहीं था कि चीज़ें ऐसे वायरल नहीं हुआ करती थी। तो उसकी तस्वीरें उतार ली गईं और फिर वो तस्वीरें जिस लैब में छपवाई गईं, उस लैब वाले ने उसको बेचना शुरू कर दिया और जब तक कि अखबार में तस्वीर नहीं छपी, तब तक पुलिस और प्रशासन भी उस समय हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा था। और जब ये मामला शुरू हुआ था उस समय भाजपा के ही भैरों सिंह शेखावत ही मुख्यमंत्री थे। हालाँकि बाद में तमाम सरकारें आईं। उस अब इस मामले में सर एक और चीज़ मैं बात करूँगा कि सज़ा क्यों नहीं हो पाती है उस तरीके से। तो एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था जो एक तरीके से कई लोगों ने नोटिस किया होगा, जो कानून के जानकार हैं उन लोगों ने नोटिस किया कि जब-जब पिछले वाले अजमेर रेप कांड में किसी एक को सज़ा सुनाई जाती थी और उसके बाद दूसरा जो फरार व्यक्ति था वो गिरफ्तार होता था आरोपित, तो फिर केस को नए सिरे से चालू कर दिया जाता था। यानी कि एक अभी सज़ा सुनाए जाने की दहलीज पे खड़ा है, तब तक कोई और गिरफ्तार हुआ, फिर नया चार्जशीट। ऐसे करते-करते 52 गवाहों के इन्होंने जो बयान है वो दर्ज किए थे 2003 तक ही। और उसके बाद फिर कोई गिरफ्तार हुआ, फिर गवाहों को दोबारा बुलाया जाने लगा कोर्ट में कि अब फिर से आपकी गवाही ली जाएगी। तो ये कितना थकाऊ, कितना उबाऊ प्रक्रिया ये पूरी की पूरी थी, ये आप समझ सकते हैं। जी। इसके अलावा जिन बच्चियों के साथ वो सब हुआ होता था, जब जी। वो अ, शादी हो जाती थी, जब उनके बच्चे हो जाते थे, ससुराल में चली जाती थी, तो वो उसको अदालत में केस लड़ने के लिए नहीं आ सकती थी। वो उसका बसा-बसाया परिवार, घर उजड़ सकता था, उसकी और ज़्यादा बदनामी हो सकती थी। तो ये बड़ा पेचीदा मामला होता है। पर मेन बात ये है कि जो अभी खुलासे हो रहे हैं, ये तो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। इसका मतलब ये जो वेल्डर हैं, ये जो सब्जी विक्रेता हैं, ये जो फल विक्रेता हैं, ये जो छोटे-मोटे मैकेनिक हैं, इनके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है
क्योंकि ये जानकारी आ रही है कि अगर आप ब्राह्मण की लड़की को फंसाओगे तो आपको 20 लाख रुपया मिलेगा। आप अगर कोई राजपूत की लड़की है, कोई दूसरी लड़कियां हैं, सामान्य वर्ग से या पिछड़े वर्ग से हैं, तो आपको 10 से 15 लाख रुपया मिलेगा। इसका मतलब तो सीधे सीधे ये है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। एक फ़िल्म आई थी कुछ महीनों पहले ही, उसकी स्क्रीनिंग में मुझे जाने का मौका मिला था। फ़िल्म का नाम था द केरला स्टोरी। उसमें दिखाया गया था कि कैसे लड़कियों को फँसाकर फिर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि कैसे हिजाब क्यों अच्छा है, अगर तुम हिजाब पहनकर बाहर जाती हो तो छेड़खानी नहीं होगी तुम्हारे साथ, और लड़कियाँ उस झांसे में आ भी जाती हैं। फिर उसमें ये भी दिखाया गया है कि कैसे जो भी लव जिहादी होते हैं, मस्जिदों में उनका बाज़ाब्ता जो है प्रशिक्षण होता है, जो मुल्ले मौलवी होते हैं वो उन्हें पैसे देते हैं, और नेपाल की सीमा पर कुछ ही दिनों पहले राहुल पांडे एक पत्रकार हैं, उन्होंने नेपाल की सीमा पर एक बृहद रिपोर्टिंग की थी और कई मदरसों में और मस्जिदों में वो गए थे। छोटे-छोटे मदरसों को, मस्जिदों को जो दिखने में ढाँचे के बराबर हैं, उनको करोड़ों की फंडिंग है। तो वो करोड़ों की फंडिंग उन्हें गाय और भैंस पालने के लिए तो मिल नहीं रही है। उन्हें तो फंडिंग ये इसीलिए मिल रही होगी क्योंकि वो लव जिहाद, धर्मांतरण, इस तरह की जितने भी साजिशें हैं उसको सफल बनाया जाए। तो यही कारण है कि एक फर्नीचर बनाने वाला जो अजमेर वाले ब्यावर वाले मामले में सामने आया है, या फिर वेल्डिंग बनाने वाला, इन लोगों को जिनके पास बहुत पैसे नहीं होते हैं, जिस कैफ़े का नाम इसमें सामने आ रहा है, अगर कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो 50,000 या 1 लाख रुपए भी कमा रहा है, वो भी किसी कैफ़े में जाके 5,000 और 10,000 रुपए उड़ाने से पहले सोचता है कि हाँ, कैफ़े में जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि इतना बिल वहाँ बन ही जाता है। तो कहने का अर्थ है कि इनके पास कैफ़े में जाकर पैसे उड़ाने के लिए, वो भी रोज़-रोज़ उड़ाने के लिए कहाँ से मिल जाते हैं। और ये कैसे काम करते थे? ये सबसे पहले किसी एक लड़की का नंबर इन्होंने ले लिया। फिर उस नंबर को ये 5-10 जो भी आरोपित थे आपस में बाँटते थे। उसके बाद सारे मिलके लड़की पे जो ट्राई मारते थे कि किसी कोई तो फँसा ले, और फिर किसी एक से भी अगर वो फँस जाती थी, तो फिर काम हो गया। उसके बाद इन्हें बुलाया जाता था होटल में, वहाँ पे अश्लील फ़ोटो और वीडियो बना लिए जाते थे, और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ब्लैकमेल करना बड़ा ही आसान हो गया है। और एक और चीज़ आप देखिए कि इनको 12-13 साल या उससे भी कम उम्र से ट्रेनिंग मिलने लगती है कि आपको करना क्या है, क्योंकि ब्यावर वाले मामले में भी 3-4 जो हैं वो नाबालिग हैं। उसमें से एक को बाल सुधार गृह में भी भर्ती कराया गया है और वहाँ पे भी है वो। एक लड़की जो है वो इतनी ज़्यादा डरी हुई है, मैं देख रहा था खबरों में, उसमें आ रहा था कि उसके चाचा ने कहा कि वो बात ही नहीं कर सकती है। परिवार का कहना है कि रास्ते में रोक लेते थे, मोबाइल फ़ोन उसके पास मिला तब जाके ये मामला खुला। यहाँ ये भी सवाल उठता है कि मोबाइल फ़ोन उस लड़की ने एक्सेप्ट क्यों किया? क्या वो भी ब्लैकमेल करके एक्सेप्ट कराया गया? या शुरुआत बिल्कुल। में बाल मन होता है, लड़कियाँ बच्ची होती हैं, जो सोशल मीडिया पे देखती हैं, तो सोचती है कि असली दुनिया भी वैसी ही होगी। उस समय उस उम्र में होता है कि माँ-बाप की बातें जो हैं या फिर जो किताबों में हम पढ़ते हैं बातें, वो सब बहुत फ़िज़ूल और फ़र्ज़ी लगने लगती है, और अधिकतर समय इनका सोशल मीडिया पे ही गुज़र रहा है, तो वो चीज़ें असली लगने लगती है, वो आभासी दुनिया वास्तविक लगने लगती है। तो इन लड़कियों को भी ऐसा ही लगा होगा, फिर इन्होंने मोबाइल फ़ोन एक्सेप्ट कर लिया, और उस मोबाइल फ़ोन तो पकड़ाया ना अब, उस मोबाइल फ़ोन से कितने दिन से बातें की जा रही थी, कितने दिन से ये लोग संपर्क में थे, कितनी बार मिले, ये चीज़ें तो अब जाके जाँच में जो है वो सामने आएँगी। और दूसरी बात ये है कि सेम ये अजमेर जो रेप कांड हुआ था, वैसा ही केस ये भी है। 1992 में जो हुआ था, वही 2025 में हो रहा है, और 25 और 8 33 साल बाद, 34 साल बाद भी अगर इन चीज़ों को दोहराया जा रहा है, तो इसका सीधा अर्थ है कि हम 4 दशक से जो भी चल रहा है, उसको रोकने में एकदम नाकाम रहे हैं। हम हमारा कानून जो है, वो उस किस्म का रह ही नहीं गया है। अब तो हालाँकि वो बीएनएस आ गया, पहले आईपीसी हुआ करता था। तो वो चीज़ें बदल गई हैं, नाम बदल गए हैं, लेकिन अब भी मामला वहीं का वहीं है। अब वहाँ पे भजन लाल शर्मा की सरकार है, तो चूँकि भाजपा की सरकार है, तो जो बुलडोज़र की कार्रवाई जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से शुरू की है, एक तरीका निकाला है कि हाँ भई, अवैध अपराधियों की कब्ज़े वाली अवैध संपत्ति जो है उनको चिन्हित करिए और उस पे वार कीजिए, क्योंकि आर्थिक वार जो है, वो अपराधियों पे हमेशा बहुत ज़्यादा काम करता है। तो वो बुलडोज़र वाला एक्शन लिया जा रहा है।
लेकिन सवाल ये है कि क्या एक तो इन लड़कियों की जो इज़्ज़त लूटी गई है वो वापस नहीं आएगी। दूसरा ये कि आगे इस तरह की घटनाएँ ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या फ्रेमवर्क है हमारे पास? क्या ऐसी नीतियाँ हैं? या फिर अलग से इसके लिए आपको एक आयोग बना के जाँच करनी चाहिए। क्योंकि मेवात में, नूह में जो हमने खबरों में तब आया जब ब्रजमंडल अभिषेक यात्रा पे हमला हुआ। लेकिन उससे कई वर्षों पहले से वहाँ पे भी मामला लव जिहाद के साथ ही शुरू हुआ था और द क्विंट के कुछ पत्रकार वहाँ पर गए थे फैक्ट चेक करने के लिए। वहाँ गए वो बैग वैग टाँग के उन्होंने पेड़-पौधों को देखा, सड़कों को देखा, आसमान को देखा और फिर वहाँ से लौट आए और कहा कि वहाँ कोई लव जिहाद का केस नहीं है, कि सब कुछ ठीक है, फ्रेश है एकदम, हवा चल रही है, पेड़-पौधे हैं, लोग घूम रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। तो कहने का अर्थ ये है कि इनके बचाव में जो भी हो रहा है, इनके बचाव में पहले से ही एक पूरा का पूरा गिरोह तैयार होता है। और आप देखिए इनमें से ही जैसे अलमास महाराज अजमेर 1992 कांड का एक आरोपित जो है अब तक फरार है। उसके खिलाफ इंटरपोल की नोटिस भी हमने जारी करवाई है। लेकिन कहाँ है वो? कुछ भी नहीं पता है। ऐसे ही एक आरोपित उसने खुद को पागल घोषित करवा दिया अस्पताल में जाके और उस पे कोई मामला नहीं चला। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नहीं भई इसने तो झूठ बोला था कि ये पागल नहीं है उस तरीके का, उसको सज़ा मिली लेकिन तब तक 10 साल और 11 साल उसके जेल में बीत गए थे। तो 10 साल से ज़्यादा ही सज़ा हो गई उसकी, तो फिर उसको जो है छोड़ दिया गया। तो कहने का अर्थ है फिर क्या किया जाए? तो कभी-कभी जब कानून काम नहीं का करता है, तो फिर लोग अपने हाथ में कानून लेना शुरू करते हैं। मदन सिंह, जो पत्रकार थे, जिन्होंने 1992 के रेप कांड का पूरा मामला उठाया था और अपने अखबार में भी छापा था, उनको उनकी हत्या कर दी गई और उनकी हत्या ही नहीं की गई, उन्हें गोली मार दी गई। वो बच निकले, फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उस अस्पताल में दोबारा जो गुंडे हैं, वो घुस जाते हैं और फिर वहाँ पे उनकी हत्या की जाती है। और 30 साल बाद उनके दोनों बेटों ने, जो मुख्य आरोपित था उस हत्याकांड का, उसकी हत्या करके और इसका बदला लिया। 30 साल में कानून नहीं न्याय दे पाया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जिन दोनों बेटों ने जो जिस हत्याकांड को अंजाम दिया, किस मुँह से हम इन्हें गलत ठहराएँगे? क्योंकि ये इन्होंने तो कभी इंतज़ार किया, वो तो बेचारा 5 साल, 6 साल का उस समय रहा होगा ये दोनों। इन्होंने इंतज़ार किया, देखा कि कहीं से भी न्याय हमें नहीं मिल रहा है और इन्होंने अपने पिता के हत्यारे की हत्या कर दी। तो यही बात है, कानून में इसके लिए अलग से फ्रेमवर्क तैयार करना होगा, ये समस्या इतनी गहरी हो गई है। जी। इसके लिए परिवार की कहीं न कहीं नेग्लिजेंसी, लापरवाही, कुछ संस्कारों की कमी, कुछ माहौल, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से बच्चियाँ बड़ी आसानी से उस तरह की एक जाल में फँस जाती हैं जाकर के। देखिए, हम कह सकते हैं कि किसी एक के साथ हुआ तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, कोई एक अपवाद वाला मामला रहा होगा। 2 के साथ हुआ तो हम कह सकते हैं कि चलो भाई 3, 4, 5 के साथ भी हुआ तो हम कह सकते हैं कि चलो भाई अपराधी उसी मानसिकता के रहे होंगे तो ऐसी ही लड़कियों को टारगेट करते रहे होंगे। 1992 वाले कांड का भी आंकड़ा जो है वो 100 के पार है। लेकिन जहाँ मामला आपका दर्जनों में चला जाता है, 100 में चला जाता है, 200 में चला जाता है, तो ये केवल एक आपराधिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या भी हो जाती है। और सामाजिक समस्या का समाधान जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कानून से नहीं हो सकता। उसके लिए परिवार और समाज को भी ज़िम्मेदारी जो है, वो लेनी पड़ती है। तो ये सामाजिक समस्या क्यों हो जाती है? क्योंकि आजकल क्या है, ये मैं लड़के और लड़कियों दोनों की बातें कर रहा हूँ। आज अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाए कि आज के जनरेशन में युवाओं का जो नायक है वो कौन है? तो 10 में से 9 नाम उन लोगों के आएँगे जो यूट्यूब पर उसी तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। 1 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है जो कई लड़कियों को लेके घूम रहा है। तो इस तरह की एक ऐसे ही अरमान मलिक करके है इंस्टाग्राम पर बहुत पॉपुलर है, उसके मिलियंस में फॉलोवर हैं, उसकी 2 बीवियाँ हैं। और हर वीडियो में वो वही फ्लॉन्ट करता रहता है कि मेरे पास देखो 2 बीवियाँ हैं ऐसे-ऐसे और भी लड़कियाँ बीच-बीच में वो जोड़ता रहता है और उसपे आप कमेंट्स देखेंगे लड़कों के भी कमेंट्स होते हैं, लड़कियों के भी कमेंट्स होते हैं।
अभी एक साहिल खान नामक एक अभिनेता है, इंस्टाग्राम पर अपनी वो बॉडी बनाने के कारण काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। आप उसके फ़ीड पर अगर चले जाइए, तो लड़कियों के ढेरों कमेंट्स मिलते थे और उसमें अधिकतर हिंदू लड़कियाँ होती थीं। और वो अभी कुछ ही दिनों पहले गिरफ्तार हुआ है धोखाधड़ी समेत तमाम मामलों को लेकर। तो 10 में हमारे 9 नायक जब ऐसे लोग हैं, हम एक ऐसे युवा व्यक्ति का नाम नहीं गिना सकते हैं कि जो हमारा नायक हो अभी, या फिर हो सकता है उसके बारे में पता नहीं हो लोगों को, हमारी युवा पीढ़ी को पता नहीं हो, तो कैसे काम चलेगा? तो वही बात है, ये गलत नायक चुनने की जो प्रवृत्ति है, केवल व्यूज़ और रीच देखकर जो नायक चुनने की प्रवृत्ति है, सारी की सारी गलती जो है वहीं पे हो रही है। अब इस मामले में भले ही वकीलों की पुलिस के साथ झड़प हुई है, उन्होंने पीट दिया, फिर दोबारा पीट दिया, फिर तिबारा कहीं वकील इन आरोपितों को ना पीटें, इसके लिए सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। इधर वकीलों ने भी जाकर एसपी को जो है वो ज्ञापन दिया है और कहा है कि पुलिस ने ही इस मामले में गलती की है और हमारे साथ झड़प की है। तो ये जो आपराधिक है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन सामाजिक में स्कूलों में सबसे पहले आपको जो शिक्षा पद्धति है उसको आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि अब क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, जो पश्चिम से शिक्षाएँ आ रही है कि जो बच्चे का जन्म होता है तो उसका जेंडर तय नहीं होता है। वो 10 साल, 15 साल का हो जाएगा, उसके बाद वो तय करेगा कि हमारा क्या है, जेंडर है, कैसे है। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आता है, तो क्या मेट्रो में जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होती हैं, वहाँ पर कल हो के 2 पुरुष बैठने लगें और कहने लगें कि नहीं-नहीं, हम 1 घंटे के लिए खुद को एक महिला के रूप में आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। तो क्या इस चीज़ को जो है स्वीकार किया जाएगा? तो ऐसे तो बहुत सारी पेचीदगियाँ आ जाएँगी। कानून, कोई भी नीति, सारे के सारे को आप धता बता रहे हो। तो इस तरह की मानसिकता जो फ़ीड की जा रही है, बचपन से ही फ़ीड की जा रही है, सारी जड़ वहीं पे है और इसका कारण यही है कि हम जो हमारे मतलब कहने का अर्थ ये है कि पहले जो बच्चे बड़े होते थे, वो नाना-नानी, दादा-दादी इनकी कहानियाँ सुनकर बड़े होते थे। अब वो बड़े होते हैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखकर, तो ये जनरेशन का फ़र्क जो है, वो आसानी से दिख रहा है। अभी तक तो खैर कोई ठोस कानून भी नहीं थे, पर कुछ राज्यों में कुछ कानून बने हैं। जैसे कोई लालच दे करके, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके, बहला-फुसला करके, डरा-धमका करके, फ्रॉड करके, झूठ बोल करके कोई शादी कर लेता है या धर्म परिवर्तन करवाता है, तो उस पर ये कानून लागू होता है। राजस्थान जी। में भी एक ड्राफ्ट तो सामने आया है, शायद अभी कानून बना नहीं है, पर कुछ राज्यों में अस्तित्व में आ गया है। इससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए सर, इसके पीछे इतने प्रभावशाली लोग हैं ना कि क्या मतलब कहा ही नहीं जा सकता है कि कानून बनने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि फ़र्क पड़े, लेकिन सत्ता को इच्छा शक्ति जो है वो दिखानी पड़ेगी। अब अजमेर दरगाह, वहाँ का खादिम सलमान चिश्ती जो नुपुर शर्मा की गर्दन माँग रहा था, फिर बाद में उसके भी उन्हीं खादिमों के वो परिवार से आता है वो, जो कभी 1992 के अजमेर के रेप कांड में शामिल थे। उसमें जो लोग शामिल थे वो युवा कांग्रेस के नेता थे, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन के बेटे थे, प्रभावशाली लोग थे वो सारे के सारे। तो उन पर कार्रवाई के लिए आपको सिर्फ़ कानून ही मजबूत करने से काम नहीं चलेगा, उन पर कार्रवाई के लिए आपको सत्ता को और पुलिस को भी इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, उसके बिना कुछ भी काम नहीं चलेगा। अब सलमान चिश्ती, उस पर 13 से अधिक मामले उसी समय दर्ज थे, अब लगता है उस पे डेढ़ दर्जन मामले कम से कम दर्ज हो गए होंगे। लेकिन क्या कार्रवाई हुई उस पर? क्या वो उसको जेल में कितने दिन रख पाए? हत्या का प्रयास, धर्मांतरण, दुनिया जान के तमाम तरह के मामले उस पे सामने थे, उसके वीडियो भी सामने आ गए थे। लेकिन ये लोग खुद को ख्वाजा का सच्चा सिपाही बताते हैं। अब बताइए, ख्वाजा के सच्चे सिपाही को हाथ लगाने से पहले कानून ही नहीं, बल्कि जिन हाथों में कानून का पालन कराने की ज़िम्मेदारी दी गई है, वो हाथ भी मजबूत होने चाहिए, सिर्फ़ कानून ही नहीं, तभी जाके आप ऐसे लोगों को जो है वो छू पाएँगे। तो ये वैसे तो बहुत ही साधारण होते हैं, जो हमने बात भी की कि वेल्डिंग करने वाले, मैकेनिक, फल विक्रेता, इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन उनके पीछे जो ताकतें होती हैं, जो उनको छत्र छाया जिनकी होती है उनके ऊपर, वो बहुत मजबूत लोग होते हैं। क्या कारण है कि जहांगीरपुरी में जो पूरा का पूरा एक मोहल्ला ही कचरा बना के रख दिया गया है और वहाँ पे जब बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, एक
दरवाजा मुश्किल से ध्वस्त किया जाता है, तब तक सुप्रीम कोर्ट में वकील पहुँच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया जाता है, चूँकि पुलिस तक ऑर्डर पहुँचने में बहुत देर लगेगी, इसलिए खुद जो वामपंथी नेता हैं, वो अपनी गाड़ी में कागज़ को लेके और जहांगीरपुरी आते हैं, फिर यहाँ जो कैंप कर रहे होते हैं पुलिस अधिकारी, उनको देते हैं और फिर उसी समय तत्क्षण ही कार्रवाई जो है वो रुकवा दी जाती है। तो हमें ये देखना होगा कि हम लड़ किन लोगों से रहे हैं। क्या सिर्फ़ एक कागज़ पर कानून बन जाना जो है यही समस्या का समाधान है? या फिर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक तरीके से कह लें विल पावर जिसको इच्छा शक्ति कहते हैं वो दिखाई है, वो दिखानी चाहिए क्योंकि इनके पास राजनीतिक और मज़हबी दोनों तरह की ताकतें हैं। राजनीतिक ताकत से लड़ने के राजनीतिक ताकत का अर्थ है कि वो अपने पीछे 100 लोगों को खड़े कर सकते हैं अदालत में, थाने में, हर जगह। मज़हबी ताकत का अर्थ ये है कि वो सड़क पे भी 100 लोगों को खड़ा कर सकते हैं, किसी भी कार्रवाई के विरोध में। तो आप कानून तो बनाइए, लेकिन आप ये बताइए कि ये राजनीतिक और मज़हबी जो प्रभाव है इनका, उससे आप कैसे निपटेंगे? उससे निपटने के लिए आपके पास जो है क्या फ्रेमवर्क है, क्या योजनाएँ हैं? क्योंकि इस मतलब जहाँ-जहाँ इस तरह के मामले सामने आए हैं, उसी में इसी तरह के प्रभावशाली लोग पीछे कहीं न कहीं हैं, वो सामने आते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि जो एक हजारों वर्षों से एक सिविलाइजेशन की भी एक लड़ाई चल रही है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों का एक फ्रस्ट्रेशन भी है, हिंदू समाज को नीचा दिखाने के लिए एक साजिश भी है, और इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ नई पीढ़ी को शिक्षित करने की भी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है परिवारों की और समाज की। जब बात दशकों की हो रही है, तो केरल के पश्चिमी इलाके में मालाबार में 1921 में जो मोपुला मोपला मुस्लिमों ने जो तबाही मचाई थी, जिस पर वीर सावरकर ने पुस्तक भी लिखी है कि मोपला अर्थात इससे मुझे क्या? और यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी मोपला में जिस तरह की वो विभत्स घटनाएँ हुई, वो उसको पूरा का पूरा लिखा है और उसपे उन्होंने हमला किया कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है? कोई भी कितना बर्बर कोई कैसे हो सकता है? तो उनके पास दोनों हथियार हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा-सा कह लें कि मोपला जो है वो भले ही 1921 या 22 में हुआ, लेकिन उसकी जो पटकथा थी, वो वर्षों पहले से लिखी जा रही थी। क्योंकि वहाँ हिंदू समृद्ध थे और ये जो थे मुस्लिम वहाँ पे जो मोपला मुस्लिम थे, उनका घर ही चलता था उन समृद्ध हिंदुओं के कारण, उनके यहाँ काम करके, उनकी ज़मीनों पर, उनके खेतों में काम करके और काफ़ी पहले से ये आग जो है उनके अंदर कहीं न कहीं थी कि ये इतने अमीर क्यों हैं और हम क्यों इन पर निर्भर हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हमारा परिवार चला रहे हैं। इसी तरह से संभल में एक कारोबारी थे, जो मिल चला रहे थे। 1982-83 में जो वहाँ पे दंगा हुआ था और उस मिल में उन्होंने मुस्लिमों को भी रोज़गार दे रखा था, मुस्लिमों के भी घर चल रहे थे। लेकिन जब आग लगाई गई उस समय ये नहीं देखा गया कि हाँ, ये व्यापारी जो हैं हमारा भी घर चला रहे हैं क्योंकि उनके लिए आर्थिक चीज़ें जो हैं वो सब बहुत पीछे रह जाती हैं उनके लिए। उनके लिए सबसे अधिक मायने रखता है कि उनकी जो मंशा है, उन्होंने जो लक्ष्य तय किया है या फिर उन्हें फंडिंग जिस चीज़ के लिए आ रही है, जो लोग फंडिंग दे रहे हैं, उन्होंने जो लक्ष्य तय किया है, वो उन्हें उस रास्ते में वो कहाँ तक पहुँचे। तो उस रास्ते में उनके अपने हों, पराए हों, जो भी आएँ, तो उससे उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है अगर इस मानसिकता को समझना है तो सबसे पहले हमें तो ये मोपला विद्रोह को समझना पड़ेगा कि मोपला विद्रोह माफ़ कीजिएगा इसको मोपला विद्रोह नाम दे दिया गया जैसे कह लें कि किसान विद्रोह या जी हाँ, फिर जी हाँ। ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह, इस तरह की चीज़ें नाम दे दी जाती हैं ताकि इतिहास में उसी तरीके से पढ़ाया जा सके। तो मोपला का अध्ययन करके हमको देखना पड़ेगा कि हर राज्य में, हर जिले में, मैं तो कहता हूँ कि हर प्रखंड में एक न एक मोपला मालाबार इस तरह का बनाने की इनकी कोशिश रहती है और उस कोशिश में ये किस कदर सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके लिए मालदा की घटना ले लीजिए, मेवात की घटना ले लीजिए, अजमेर की घटना ले लीजिए या फिर यूपी में कैराना की घटना ले लीजिए, तो गुजरात में की भरूच की घटना ले लीजिए जहाँ पर इन्होंने जैन समाज के लोगों को वहाँ से एक सोसाइटी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि जैन लोग अहिंसक होते हैं और ये वहीं पे बकरियाँ काटने लगते थे, गाय काटने लगते थे और वो जानवर की चीखें वो लोग नहीं सुन सकते हैं, तो उन्हें सोसाइटी छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। तो ये कमज़ोर नस समझते हैं
और ये ब्यावर वाला जो कांड है, इसमें भी इन्होंने कमज़ोर नस पे ही वार किया है, क्योंकि इन्हें पता है कि जो हिंदू लड़कियाँ हैं, वो कहीं न कहीं सॉफ्ट टारगेट हैं, कहीं न कहीं उन्हें भड़काया जा सकता है, लालच दिया जा सकता है, फिर ब्लैकमेल किया जा सकता है, तो उनको हम ट्रैप करते हैं। और कहा हमारे यहाँ क्या कहा गया है, जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, इसमें काफ़ी पहले से कहा गया है कि जो लड़की होती है, वो घर की लक्ष्मी होती है और फिर बाद में वो किसी और घर में बहू बन के जाती है, तो उस समय भी कहा जाता है कि बहू जो है, वो लक्ष्मी का रूप बन के आई है। तो घर में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त यहाँ महिलाओं की और लड़कियों की होती है। तो ये वार वहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि एक लड़की से उसके पति का या फिर कह लें उसके पिता का, उसके बाद में उसके बेटे का विवाह के पश्चात बहुत से परिवार एक महिला से जुड़े होते हैं हिंदू धर्म में। तो वो उस चीज़ पर ये वार करके जो परिवार नाम की संस्था है, जो नैतिक मूल्य हैं, उस सब पे प्रहार करते हैं। और ये पूरी की पूरी साजिश सिर्फ़ हिंदुओं को समाप्त करने के लिए नहीं है। ये जो सभ्यता है हिंदुओं की, जो उनके नैतिक मूल्य हैं, जो इतिहास है, उसको समाप्त करने के लिए ये वार किया जाता है। बहुत गहरी साजिश है और इस साजिश को समझने की ज़रूरत है। इसके प्रति सतर्क होकर के बच्चों को थोड़ा-सा सावधान करने की ज़रूरत भी है, शिक्षित करने की ज़रूरत भी है, संस्कारित करने की ज़रूरत भी है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अनुपम जी। आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, ओशियन नेटवर्क के समस्त दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद।